हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो कि 27 अक्टूबर को आपका एग्जाम आयोजित होने वाला है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी 10 टेस्ट पेपर करा दिए हैं ध्येय आईएएस के। और मैंने पहले ही आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, वीडियो बना के भी अपडेट किया था कि टोटल हम लोग लगभग 30 से 35 टेस्ट पेपर करेंगे और किस तरीके से उसका रिवीजन करेंगे, ये भी सारी चीजें मैंने डिटेल से बता रखी है। आप लोग डेली मेरी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ शेयर कर रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और मेरे लिए काफी बेहद खुशी की बात है। लेकिन इसी के साथ आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीसेट भी अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी टाइम कम बचा है। और सीसेट के लिए क्या था दोस्तों, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, और उसका जो सबसे रामबाण इलाज है कि सबसे पहले हमें पीवाईक्यूज को कंप्लीट करना चाहिए, जिससे हम कम्युनिकेशन के पैटर्न को समझ सकेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल कैसे प्रश्न पूछती है, हिंदी के कैसे प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के कैसे प्रश्न आते हैं, इन सभी चीजों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। हालांकि 17 मार्च से पहले जब पेपर था, तो मतलब 17 मार्च से पहले ही मैंने 2023 वाले सीसेट के पेपर को पूरा कंप्लीट कराया था घटनाचक्र पूर्वालोकन की पीडीएफ से। लेकिन आज हम जो शुरू करेंगे 2012 से शुरू करेंगे। इट मींस कि हम धीरे धीरे ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि पेपर में क्या क्या पैटर्न बदलाव होते जा रहा है और कौन कौन से ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले पर दिखा रहा है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स सीसेट का पेपर। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक है। किसकी है? यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक है। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी गई है। अगर नहीं मिलेगी आपको तो मैं फिर से इसको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सीसेट का पेपर जो 2012 में हुआ था, और 2012 से लेकर हम 2023 तक के पूरे पेपर को कवर कर, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम सेगमेंट देखेंगे आपका अंतरवैयक्तिक और संचार कौशल। सबसे पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अंतरवैयक्तिक का मतलब क्या होता है? इंटरपर्सनल स्किल। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब हम दो लोग या दो से अधिक लोगों से बात कर रहे होते हैं तो वहां पे इंटरपर्सनल स्किल की बात करते हैं, जिसमें दो पैटर्न आते हैं, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा जो वर्ड होता है, जब हम अपने आप से वर्ड से बात करते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग अपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने से ही बात करते हैं, या कभी मन से ही बात करने लगते हैं कि यार हमें इतना एक लंबा समय होता जा रहा है, हमारा सिलेक्शन कब होगा, सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार कब वैकेंसी देगी। खुद से ही हम जब बातें करने लगते हैं तो हम इंट्रा पर्सनल स्किल पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं दोस्तों? इंट्रा पर्सनल स्किल। अभी आगे इनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आगे से ही मैं जो शब्द आ रहे हैं उनको आपको बताते चलूं। और यहां पर हम अभी देख रहे हैं क्या? इंटरपर्सनल स्किल, INTER, और एक होता है इंट्रा, INTRA। इंटर में क्या होता है? इंटरपर्सनल का मतलब जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी समूह से बात कर रहे होते हैं, किसी मैक्सिमम पॉपुलेशन से बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बोलने का तरीका कैसा है, आप किसी चीज को कैसे समझा पाते हो, कैसे किसी चीज की बातों को समझते हो, यानी एनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना, ये सारा एक मैसेज कन्वेक्शन जो होता है, जिसे मैसेज कन्वे करने वाले को पैटर्न को कहते हैं, क्या चैनल आप यूज करते हो, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पहला ही प्रश्न आपका देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। यहां पर कथनों पर विचार करेंगे हम कि बीजों को बोने से पहले फफूद रोधी में भिगो देना चाहिए। ध्यान समझना, फफूद रोधी अर्थात कहने का मतलब होता है जो फफूद लगने वाली होती है, जो कवक लगने वाली जो दवाइयां होती है, जो इनको रोकने का काम करती हैं, उसमें भिगो देना चाहिए। दूसरा, बिना फफूद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न क्या करा है, आपने अपने घरों में अगर कभी खेती होते हुए देखा होगा, कई बार आपने अपने मम्मी पापा को या दादा दादी को देखा होगा, जब वो प्याज की खेती करते हैं, प्याज की, ठीक है, तो सामान्यतः उसके प्याज के बीज को एक दिन पहले उसे पानी में भिगो के और उसे एक सूती कपड़े में बांध के रख देते हैं, ताकि वो थोड़ा और मॉइस्चर अच्छे से अब्जॉर्व कर ले और अंकुरित अच्छी तरीके से हो जाए। गेहूं के बीजों के साथ भी यही होता है, बहुत सारी छोटी छोटी सब्जियों के जो बीज हम बोते हैं उनके साथ भी यही किया जाता है। लेकिन ये किस लिए किया जाता है? इसलिए कि ताकि इनकी पैदावार अच्छी हो। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जब भी बीज आप बोना चाह रहे हो तो उससे पहले जो फफूद या फंगस लगने वाली जो दवाइयां होती है, जो इनसे बचाव करती हैं, उनमें आपको भिगो देना चाहिए, जिससे अच्छे से अंकुरित हो जाए। ये भी अच्छा है। लेकिन क्या अगर आप पानी में या इन दवाओं में अगर नहीं भिगोगे तो क्या बीज बिल्कुल अंकुरित नहीं होगा? ये स्टेटमेंट तो गलत है। हाँ, इतना हो सकता है कि उसकी पैदावार कुछ कम हो जाए, या उसके पौधे अच्छे से ग्रो ना करें, या अंकुरित हो सकता है, कुछ बीज होंगे और कुछ बीज नहीं होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। ऐसी बात नहीं, ये तो एब्सोल्यूट राइट वाली बात कर रहा है। अच्छा, ऐसे पैटर्न में सीसेट के इन प्रश्नों में आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जो एब्सोल्यूट वर्ड होते हैं ना, जो एकदम कहते हैं कि मतलब जैसे वर्ड होता है कि केवल, कभी नहीं, या इस तरीके के सब कुछ, प्रत्येक, ऐसे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जिनका अर्थ एक तरीके से यूनिवर्सल के तौर पे निकलता है कि दुनिया में एकमात्र वही सत्य है, तो ऐसे स्टेटमेंट पे आपको रुकना है, विचार करना है। और ऐसे स्टेटमेंट 99% गलत होते हैं, बस 1% कहीं अपवाद होता है, वो आपको जब भी प्रश्न में आएगा तो मैं वहां समझा दूंगा। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने अगर खेती नहीं भी की होगी, जनरली अपने घरों पे चने भिगोते होगे सुबह खाने के लिए। स्टूडेंट लाइफ में चने खाने चाहिए, सुबह भिगो के खा लेते हैं। तो रात में जो भिगोते हो तो क्या चने जो है कि अंकुरित हो जाते हैं? 2 दिन अगर रख दो तो अच्छा पोषण मिलता है। लेकिन अगर हम मान लो नहीं भिगोएंगे तो क्या खाने लायक नहीं होते हैं? क्या वो नुकसान करते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे यही तो कह रहा है कि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों का अंकुरण नहीं होता, ये बात गलत है। इसीलिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या कि डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, व्याख्या को भी जरा हम देखते हुए चलते हैं कि व्याख्या क्या कह रही है कि बीजों को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगे देना चाहिए, यह कथन सत्य है। जबकि दिया गया कारण बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता, ये बात गलत है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए फफूंद रोधी में भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैंने यही तो समझाना चाहा कि ऐसे अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आपको किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। और दूसरा अगर हम प्रश्न देखते हैं कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन हो सकते हैं भाई? स्टेटमेंट पहले यही आते थे, स्टूडेंट आर इन्फ्लुएंस मोर बाय देयर टीचर। आपने बचपन में ये भी किस्सा देखा होगा या याद होगा, या अपने ही घरों में अगर कोई छोटे भाई बहन आपके पढ़ रहे हो या कोई भतीजा उतीजा, आप देखोगे कि अगर स्कूल में उनके मैडम ने या उनके टीचर ने बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक कोई गलत चीज़ पढ़ा दी तो बच्चा उसी को सही मान लेता है। और अगर आप घर पे बैठ के उस बच्चे को जब पढ़ाते हो और कहते हो कि बेटा ये चीज़ गलत लिखी है या ये चीज़ गलत पढ़े हो, इसको सही कर लो, तो बच्चा आपकी बात को नेगलेक्ट कर देगा, आपकी बात को रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा नहीं, मेरी मैडम ने सही पढ़ाया, मैं अपनी मैडम की ही बात मानूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर टीचर हो तो कोशिश करो कि 99 छोड़ो, 100% सही पढ़ाने की कोशिश करो। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? क्या विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं, यानी उसकी इंटेलेक्चुअलिटी से? विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, यानी आइडियल मानते हैं? या विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है इसलिए जो है, क्योंकि 1/4 समय तो लगभग विद्यार्थियों का स्कूल में बीतता है भाई। 24 घंटे का अगर मान लो दिन होता ही है तो 6 से 7 घंटे यानी 1/4 उनका विद्यालय में बीतता है। तो ये बात तो सही कही गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंक्लूजन के फॉर्म में, तो एक तो पहला एक प्रभावित होने का कारण हो सकता है कि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं कि भाई कोई टीचर जो बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा रहा है, जटिल भाषाओं को भी एक आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा है, तो प्रभावित होंगे। दूसरा, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं कि यार ये अध्यापक जो है बहुत बेहतर है, मुझे इसी की तरह बनना है, मुझे इसी की तरह बनना है, तो आदर्श भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरा कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता कि विद्यार्थी अधिकांश समय स्कूल में बिताता है। अगर ऐसी बात है तो 1/4 समय निकाल दो तो 18 घंटे तो लगभग वो अपने दोस्तों, फैमिली, कोचिंग्स और अपने परिवार में बिताता है। तो उनकी तरह क्यों नहीं होता, या उनसे क्यों नहीं अधिक प्रभावित होता है? अगर समय बिताने की बात होती तो इसका मतलब हुआ ऐसे स्टेटमेंट को भी हमें रिजेक्ट कर देना है। तो केवल पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखोगे कि पहला और दूसरा कथन ही केवल कंक्लूजन के फॉर्म में सही है। ठीक है, यहाँ लिख भी रहा है कि तीसरा निष्कर्ष विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, ये कोई उचित निष्कर्ष नहीं है, ये कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ किस इन कम्युनिकेशन स्टैंड्स, यानी संप्रेषण में किस का नियम क्या प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पे जो इसका नियम होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि जब भी आप अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हो, अपनी बातों को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हो, तो हमेशा शॉर्ट रखो और सिंपल भाषा में रखो। आपसे क्यों कहा जाता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखो? मेंस आंसर राइटिंग करते हो 250 शब्दों में लिख दो, जबकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 1000 शब्दों से अधिक कहानी पता है, 10 पेजों से अधिक कहानी पता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर आपको तभी अच्छा मानेगा जब आप उसे शॉर्ट कर सकते हो। यानी 1000 शब्दों की बात को
कुछ मुख्य तथ्यों और कुछ मुख्य पहलुओं के साथ आप 150-200 वर्ड में समेट दो, तभी तो आपको एक बेहतर आंसर राइटिंग का रिजल्ट मिलेगा और उसका परिणाम होता है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो। इसीलिए, और सिंपल सी बात है कि उसको लेमन लैंग्वेज में एक एग्जामिनर आसानी से आपकी बात को समझ सके, क्योंकि उसके पास कॉपी या नोटबुक ही है जिसके माध्यम से वो आपकी बात को समझ पाएगा। आप उसके सामने खड़े होकर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपनी बातों को, तो कॉपी में इतना सिंपल लिखना पड़ेगा, इतना शॉर्ट लिखना पड़ेगा कि वो आपकी बातों को समझ ले। तो इसीलिए यही होता है आपके कम्युनिकेशन का एक स्किल। इंटरव्यू में भी देखो, बहुत लंबी चौड़ी अगर बातें आप घुमा घुमा के बताओगे तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा वो पैनल कि ये बच्चे को कुछ आता नहीं, केवल बस बातों को घुमा रहा है। अगर वही एक लाइन में सिंपल भाषा में कह दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा, इंटरव्यूअर को, कि नहीं यार इस बच्चे को नॉलेज है, उसने बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को रख दिया 1 से 2 लाइन में। इसीलिए यही इसका वर्ड हो जाएगा, अर्थात किसी बात को जटिलता से रखने के बजाय संक्षिप्त और सरल तरीके से प्रस्तुत करना। देखिए, मैं जो भी एग्जाम्पल आपको दूंगा इस सीसेट के अंतर्गत, आपके वही एग्जांपल्स होंगे जो आप डेली यूज में देखते होंगे, डेली लाइफ में आप उसका यूज करते होंगे या कभी आपने सुना होगा। उससे क्या होगा, आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अगला अगर हम प्रश्न देखते हैं, अब यहां पे आपको देखना है पॉइंट नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब आगे मत बढ़ो, पहले ये चीज देखो, त्योरी चढ़ाना किसे कहते हैं। देखो, आपने अगर बुजुर्गों के पास बैठ के अध्ययन किया होगा, अपने घर परिवार में रह के जो है कि कुछ बुजुर्गों की बातें सुनी होंगी, तो ये लोकल लैंग्वेज जो आप देख रहे हो एग्जाम में, ये वही आती हैं। कई बार आपने अपने घरों में अपने पिताजी को या अपने दादाजी को आपसे कहते हुए सुना होगा, जब आप कभी गुस्से में होते हो, कि ज्यादा मुझे आंख मत दिखाओ, ज्यादा अपनी त्योरियां मत चढ़ाओ। त्योरी चढ़ाने का मतलब होता है जब आंखें गुस्से में लाल कर लेते हैं और माथे पे हमारे क्या होता है, थोड़ी सी सिकुड़न आ जाती है, मतलब नाक मुंह सिकुड़ना, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि बहुत गुस्से में है हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। कई बार होता है हम अपने घरों में मम्मी पापा से नाराज हो जाते हैं जब वो हमें अपनी ट्रिप पे जाने के लिए मना कर देते हैं, परमिशन नहीं देते, पैसे नहीं देते कि भाई तुम्हें घूमने नहीं जाना है, पढ़ने के लिए भेजा गया है। तो त्योरियां चढ़ाना उसे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से आप आंसर आराम से निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या हो, क्या वो आप ऊब गए, या अधीरता हो गई, या अविश्वास हो गया, या चिढ़ गए। तो जब आप चिढ़ने लगते हो किसी से, अपने फैमिली के मेंबर से, अपने उस फैमिली मेंबर को गुस्सा करते हो, तो उसी को कहा जाता है कि त्योरियां चढ़ाना होता है, और यही उसका नकारात्मक रूप से व्यक्त होता है। तो त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत का अर्थ क्या हो गया, किसी व्यक्ति को पसंद ना करना या उससे चिढ़ होना। कई बार होता है अपने फ्रेंड्स को आप देखते हो जो कभी बहुत अच्छा फ्रेंड था और बाद में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई किसी तीसरे बंदे की वजह से। ठीक है, समझ गए ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आप उस बंदे को देखना नहीं पसंद करते, उसको देखते ही जो है कि माथे पे सिकुड़न आ जाती है, आंखें जो है कि अजीब से हो जाती है, मुंह सिकुड़ने लगते हो कि यार इसको मैं पसंद नहीं करता हूं। इसी को कहते हैं त्योरियां चढ़ाना। ठीक है, अगला प्रश्न है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, जैसे हमारा सीसेट कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने कहा भी था कि मैं इसके जो कम्युनिकेशन वाले जो नोट्स होते हैं पूरे बुक के, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर दूं, पढ़ा दूं, ताकि आपको कम्युनिकेशन के इन सभी चैप्टर्स के बारे में और अच्छे से जानकारी हो जाए। अब यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। अच्छा, सीसेट में क्या है दोस्तों, आपको इंग्लिश के पेपर को भी ध्यान से रेगुलर पढ़ते रहना है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आएंगे, लेकिन इंग्लिश में जनरली आप उन वर्ड्स के मीनिंग जानते होंगे, लेकिन दूसरी भाषा में जानते होंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो अंतर्वैयक्तिक लिखा है, नहीं इंटरपर्सनल। अगर कहीं बाय डिफॉल्ट इसमें इंट्रापर्सनल हो जाता, जो अपने आप से ही बात करने की बात होती है, तो वहां पे उत्तर बदल जाता। लेकिन यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल का मतलब हो गया कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, किसी समूह से, तो यहाँ पे किसकी भूमिका हो सकती है। देखो, यहाँ पे आप देखो नाम मात्र का अध्यक्ष, अगर किसी संगठन या संस्था में कोई अध्यक्ष है लेकिन वो नाम मात्र का है, तो अल्टीमेटली वो किसी न किसी से कम्युनिकेशन तो कर ही रहा होगा, किसी दूसरे से, क्योंकि वहां पे कोई वास्तविक अध्यक्ष भी होगा जिससे वो सारी राय मशवरा करता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देखिए, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए सलाह या मशवरा करते हो ना प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से, भले उनके पास शक्तियां नहीं है, नाम मात्र की। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल हो गया। नेता तो दोस्तों सबसे अधिक इंटरपर्सनल स्किल करता है, लोगों को जो है कि लंबे लंबे बातें करता है, लंबे लंबे भाषण देते हैं। दूसरा, संपर्क, यानी संपर्क स्थापित करने का मतलब हो गया जब हम किसी से संपर्क करने के लिए बात करते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, या इंस्टा आईडी लेते हैं, या किसी भी तरीके की चीज, यहाँ पे संपर्क का मतलब ये हो गया। लेकिन अगर आप मालिक की बात करेंगे, बॉस की, तो बॉस क्या करता है, सामान्यतः जो है कि अपने जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे बॉस हो जाएगा आंसर, जो कि इसमें अंतर्वैयक्तिक भूमिका में नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 6 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न कह रहा है,
निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ध्यान से समझो, फिर से क्या कह रहा है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसका क्या होगा, क्या एकाग्रता होगा, अत्यधिक विश्वास होगा, चिंतन के लिए समय लेना और विश्रांति होगी। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि ऐसा कौन सा कारण है जो आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत, सिंपल सी बात है कि आप अगर इंटरपर्सनल स्किल कर रहे हो, यानी जो पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल होते हैं उसके लिए फॉरवर्डिंग करने का मतलब हो गया कि आप उसमें एक बहुत ही ध्यानपूर्वक उन चीजों को सॉल्व कर रहे हो। इट मीन्स कि एकाग्र होकर कर रहे हो। अगर अत्यधिक विश्वास हो गया, यानी एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, अक्सर सुना होगा आपने, कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति हमेशा गिर जाता है। तो वो हमेशा नेगेटिव जाएगा, धनात्मक जाएगा नहीं। चिंतन के लिए अगर आप समय ले रहे हो, किसी चीज के बारे में आपसे उत्तर पूछा गया इंटरव्यू पैनल में और आप उसके लिए सोच रहे हो 2 मिनट की, सर 2 मिनट वेट करिए मैं सोच लूं पहले, तो इट मीन्स आप नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हो, किसी पे बेहतर परिणाम नहीं दे रहे हो। इसीलिए एकाग्रता इसका सही उत्तर होगा। जैसे धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है, यह श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि और उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। यानी जब आपको कोई कहानी बताई जाती है या आप किसी का भाषण सुनते हो तो आप क्या करते हो, सामने वाले की बात को सुनने में बहुत एकाग्र हो जाते हो। कई बार होता होगा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं और गर्लफ्रेंड आपकी बहुत कुछ बोलती जा रही है और आप उसकी खूबसूरती को देखकर दोस्तों एकाग्रचित होकर बैठे पड़े हो और आपकी गर्लफ्रेंड को क्या लग रहा है, आप मेरी बात कितने ध्यान से सुन रहे हो। होता नहीं है? तो अब यहाँ पे देखो, हंसी मजाक का अलग है, जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया कि आप संकेत दे रहे हो उसे कि भाई जो भी आप कह रहे हो मैं वो बड़े उसे ध्यान से सुन रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुन रहा हूं। तो ये हो गया ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है? गृहीता कौन हो गया, पहले तो इसे इंग्लिश में देखो, रिसीवर। अब मान लीजिए आप हो गए सेंडर, आपने कोई मैसेज कन्वे किया, व्हाट्सएप के माध्यम से किया, टेलीग्राम के माध्यम से किया। कई बार होता है कि आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो एक ऑटो करेक्शन स्पेलिंग होती है, आप लिखना कुछ चाहते हो चला जाता है कुछ और लिख के। ऐसा कई बार ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है और पता चलता है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जो इससे बहुत नाराज हो सकता है या जो इससे नेगेटिव मीनिंग निकाल सकता है, ड्यूअल मीनिंग निकाल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सामने जिसने मैसेज को रिसीव किया आपके, वो आपके लिए कुछ एक अलग इमेज बना लेगा। गलत इमेज बना सकता है तो अच्छी इमेज बना सकता है, जबकि आपका ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो ऐसे में बैरियर क्या हुआ, ऑटो स्पेलिंग करेक्शन, ये एक बैरियर हो गया व्हाट्सएप का। लेकिन इसी तरीके से आप देखोगे संप्रेषण में भी बैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं? अब जैसे देखो, संप्रेषण में 7-8 स्टेप होते हैं। जैसे एक तो हो गया भाई इनकोडर, जो आप मैसेज भेजने वाले होते हो, इनकोडर हो गया, फिर उसमें मीडियम हो गया, मैसेज हो गया, फिर उसमें रिसीवर हो गया, फिर डिकोड हो गया, फिर फीडबैक हो गया। ये पूरा एक पैटर्न होता है जो मैं आगे बता दूंगा जहां पर भी आएगा। अभी बस इतना जानिए कि अस्पष्टता, शब्द आडंबर, समय और पूर्वाग्रह। देखिए अगर मैं बात करूं चारों में से, अगर मैं बात करूं तो चारों ही दोस्तों हैं। ठीक है, चारों ही जो है कि दोस्तों ये चीजें हैं। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि रिसीवर्स की वीकनेस क्या है। आपने अपनी तरफ से हो सकता है मैसेज सही भेजा हो, लेकिन रिसीवर की कमजोरी पूछ रहा है। क्या उसको अस्पष्टता हो सकती है? अगर आपने किसी बात को बहुत अच्छे से लिखकर भेजा है तो हो सकता है रिसीवर उस बात को समझ ले। या अगर आपने कुछ शब्दों का आडंबर लगा दिया, बहुत सारे बड़े बड़े शब्द फेंक दिए, या फिर आपने समय बाउंड काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करूं रिसीवर्स की, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो बहुत पूर्वाग्रही या रूढ़िवादी है और आप उसके सामने बात कर रहे हो कि महिलाओं को जो है कि हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, महिलाओं को जो है कि उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए, महिलाओं को जो है कि नए नए जॉब के अवसर करने चाहिए, महिलाओं को अपने विचार के अनुसार शादी करनी चाहिए, अपने विचार के अनुसार प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए, महिलाओं को आगे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए भी अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपने पति से चर्चा करनी चाहिए। ये आप एक प्रोग्रेसिव माइंड की बात कर रहे हो। लेकिन जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो ना, वो हो सकता है कि किसी ऐसे क्षेत्र का होगा जहां पे बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। वो कहेगा नहीं यार, तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि तुम बहुत ओवर मॉडर्न हो चुके हो। भाई लड़कियों को तो 12 पास कराओ, शादी करो, घर पे जाएं, चूल्हा चौका करें, बच्चे पैदा करें और अपना वही सारा काम करें। अर्थात उस व्यक्ति का माइंड ही पूर्वाग्रह है। तो यहाँ पे चारों स्टेप्स में थे अगर आप देखोगे तो रिसीवर्स की एक वीकनेसेस हो सकती है कि अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह गृहीता की कमजोरी है, जबकि समय की बाधाएं, अस्पष्टता या शब्द आडंबर, ये प्रेषक की कमजोरी से संबंधित है, यानी कि सेंडर की कमजोरी से। ठीक है, पूर्वाग्रह ग्रस्त होने से ग्रहीता प्रेषक की बातों को समझ पाने में असफल रहता है।
आपने कोई बात भेजी और वो नहीं समझ पा रहा सामने वाला व्यक्ति, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, वो उसकी रिसीवर की गलती कि भाई वो प्रीजुडिस है, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अब जैसे अगर मैं कहूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी बात प्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी बातों में एम्बिग्युइटी है, अर्थात अस्पष्टता है, या आप कोई भी काम समय के साथ नहीं करते हो, लेट लतीफ हो जाते हो तब आप करते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन यहां प्रश्न पूछ रहा था रिसीवर्स की। देखो मेरे भाई, हो सकता है आपको डिले होगा, लेट हो सकता है इस टेस्ट पेपर को करने में, लेकिन मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है। अगर ये डिस्कस मैंने डिटेल से नहीं किया, केवल क्वेश्चन आंसर बता के मैं आगे बढ़ गया, तो ये पीडीएफ आपके पास भी रहती है और पहले से किताब भी होगी, आप वहां से रट सकते हो। लेकिन सीसेट कोई जीएस का पेपर नहीं है कि फिक्स रहेगा आपको हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदावर का युद्ध, आप रट लोगे काम हो जाएगा। आपको हर एक स्टेटमेंट का अर्थ पता होना चाहिए, और जो भी उसके पहलू होते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, आप जब इनको सही तरीके से सीखोगे, सही तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, तभी आप अपने एग्जाम्स में 2024 के प्रीलिम्स में सीसेट को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। समझ आ गई बात? और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम केवल आंसर रट के चले जाएंगे, तो आप इस क्लास को अभी स्किप कर सकते हो। मैं कोई मोटिवेट नहीं करूंगा, कोई आपसे सपोर्ट नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि सीसेट चलाने के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मेरा ये भी है कि जब वीडियोस पे सपोर्ट नहीं आता, व्यूज नहीं आते, लाइक नहीं आते, पसंद नहीं करते लोग, तो फिर मुझे लगता हो सकता है मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ ढंग से, तो मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, कोशिश लेकिन मैं अपनी पूरी करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, और ये चीज मैं केवल सीसेट में नहीं, जीएस में भी करता हूं, और आपको बेहतर तरीके से पता है। चलिए अगले प्रश्न को अगर मैं देखना चाहूं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे कह रहा है अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, कह रहा है इंटरपर्सनल रोल रिलेट्स पर्सनल बिहेवियर दैट फोर्स इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं, अर्थात ऐसी जो भूमिकाएं होती हैं स्टेटस और अथॉरिटी से जुड़ी होती है। स्टेटस मतलब पद आपका, तो ये बात दोनों ही सही है कि आपकी सामान्यतः भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो आपका अधिकार और संस्कृति होती है। अगर आप देखोगे, देखो हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, लेकिन सामान्यतः जो चीजें मैं समाज में देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हो, लेकिन मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। आप किसी ब्राह्मण से मिलिएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे क्लास देख रहे हो ब्राह्मण भाई लोग, सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे भाई बहन हैं, लेकिन एग्जाम्पल देना जरूरी है जो सोसाइटी में हम सभी देखते हैं। आप किसी ब्राह्मण से मिलेंगे तो उसका अधिकार और स्थिति क्या है? सामान्यतः वो अपने आप को एलीट क्लास का समझते हैं। एक ब्राह्मण जो कि हमारी वर्ण व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थिति में होता है, तो वो सामान्यतः छोटे काम नहीं करेगा। छोटे काम इन द सेंस जो जनरली होता है कि किसी का जूठा खाना उठा के कहीं डस्टबिन में डाल देना, जैसे दावत वगैरह में होती है, या किसी का जो है कि बाथरूम वगैरह कोई पब्लिक टॉयलेट्स को साफ करना, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, वो अपनी स्थिति के नीचे नहीं जाएगा, यानी उसकी भूमिका कैसी, जो उसकी स्थिति है। जबकि अगर ये शूद्र व्यक्ति को देखोगे तो वो गरीबों के यहाँ जाके काम भी करेगा, इवन कि बड़े साहूकार जो सेठ साहूकार होते हैं उनके यहाँ जाके काम भी करेगा, झाड़ू पोछा भी करेगा, साथ ही साथ उनके जूठे बर्तन भी साफ करेगा और जरूरत पड़ने पर उनके टॉयलेट्स भी साफ करेगा, क्योंकि वो मान के चल चुका है कि हमारी संस्थाओं में शूद्र को सबसे निचला पद दिया गया है और वो व्यक्ति वैसी भूमिका का व्यवहार कर रहा है जैसी उसकी स्थिति है। समझ में आ गई स्टेटमेंट? तो मुझे लगता है ये चीज स्टेटमेंट समझ में आ गई, और ये एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम प्राचीन भारत से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यूज किया। हालांकि आज की सोसाइटी में देखें तो ये बैरियर्स काफी टूट चुके हैं। सुलभ शौचालय आप हर जगह देखते हो ना, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल संस्था कौन चलाता है? इसको चलाने वाले भी एक ब्राह्मण है। ठीक है, हालांकि अब उनकी निधन हो गया, सितंबर में हुआ था, और ये प्रश्न आरओ जो 2024 में आपने 11 फरवरी को दिया था उसमें पूछा गया था। देखिए मुझे उनके संस्थापक का नाम याद नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कर देना। वो ब्राह्मण थे और उन्होंने ये संस्था चलाई सुलभ शौचालय संबंधी। तो उन्होंने अपने पद का ध्यान नहीं रखा कि मैं टॉयलेट्स वाले काम करूंगा या जो है कि मैं इस तरीके का बिजनेस चलाऊंगा। उनका माइंड बिजनेस का था। उन्होंने एक बहुत बढ़िया सोसाइटी प्रदान की कि हर व्यक्ति को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पब्लिक स्पॉट पे या पब्लिक प्लेस पे इजीली जो है कि उनको वॉशरूम वगैरह जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरा जो एग्जाम्पल समझाने का था वो यही था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे दोस्तों 9 नंबर के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है? अब जरा आप देखो, आपको तदनुभूति परक नहीं समझ में आ रहा होगा। मान लो आप अगर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ जीएस पेपर 4 में एथिक्स पढ़ा होगा, उसमें एक टॉपिक है सिंपैथी और एम्पैथी।
यहां पर आप इंग्लिश में देखोगे तो इम्पैथिक लिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश को देखना जरूरी है। सिंपैथी मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के गुजर जाने से आप उसके परिवार के साथ एक सहानुभूति रखते हो कि यार आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके परिवार में जो कमाने वाला सदस्य था उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और जिसका में बेहद खेद है, बेहद दुख है, बस सिंपैथी हो गई। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है जब आप उसके परिवार के दुख को अपना दुख समझ के ये महसूस करो कि यार अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जाए तो क्या स्थिति आ सकती है, सामाजिक स्थिति खराब हो सकती है, कमाने की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, कितनी सारी समस्याओं से हमें झेलना पड़ेगा। एक सीधा एग्जाम्पल दूं, आज भी हमारी सोसाइटीज में कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहनों के जब पिता एक्सपायर हो जाते हैं, लड़कियों के पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तो कई बार लड़के उनके यहाँ रिश्ते लेके जाते हैं लेकिन कैंसिल कर देते हैं कि यार आपके यहाँ तो पिता ही नहीं, मतलब सामाजिक स्टेटस में आपकी पहचान वाला कोई है ही नहीं और हम माता से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रेजुडिस सोसाइटी से आते हैं। वो कहते हैं लेडीज को हम डिसीजन मेकिंग में मानते ही नहीं है। भाई अब जिसके पिता आकस्मिक मृत्यु हो गई उसकी माता ही तो है उस घर में सारा डिसीजन लेने वाली। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स के जानने में भी हैं जिनके रिश्ते टूटे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, और ये रियलिटी है। आप भी इस रियलिटी से परिचित हो गए, कहीं ना कोई केस ऐसा आपके रिलेटिव्स में जरूर हुआ होगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप उस अनुभूति को महसूस करोगे कि यार अब जिसके पास ऐसी समस्या आ गई उस बेटी की शादी कैसे होगी, अगर ये केस हमारे घर में होगा तो हम कैसी कैसी समस्याएं झेलेंगे, सामाजिक लांछन कैसे लगेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी को कहते हैं तदनुभूति परख। देखो शब्दों का मीनिंग पता रहेगा तो उत्तर आराम से निकलेगा। अब यहां पूछ रहा कौन इसकी स्थिति विशेषता नहीं है। वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, बिल्कुल सही बात है। कई बार होता है कि स्लिप टंग हो जाती है तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी एक बार प्रॉम्प्ट से या जिससे भी अपने ऑफिशियल जो है कि भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बाय मिस्टेक उनके मुंह से निकल गया बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, योजना हमारी चलती ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उनके मुंह से बाय मिस्टेक निकल गया बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन वो ऐसा कोई निगेटिव इंपैक्ट का कोई समर्थन नहीं कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, मोदी जी का मीम्स बना दिया, रील्स बना दी लाखों करोड़ों में कि अरे मोदी जी तो खुद ही इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। क्या बात होनी चाहिए, आप खुद को रख के देखो ना, आप अगर एक प्रधानमंत्री होते और आपकी जुबान से ऐसी कोई बात निकल जाती बाद में आपको पता चलता तो आपको बहुत रिग्रेट फील होता, आप बहुत चिंतित होते कि यार पूरा भारत छोड़ो पूरी दुनिया हम पे क्या सोचेगी, हंसेगी, जग हंसाई होगी। तो वहां पे आप खुद को रखोगे तो उस चीज को समझ पाओगे कि यार ये बाय मिस्टेक हो गया, फॉल्ट हो गया। मेरे से कई बार हो जाता है, मैं कोई आंसर बता रहा होता हूँ, बाय डिफॉल्ट कोई दूसरा आंसर निकल जाता है ना। तो ये चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा मूल्यांकन परक होना, यानी कि बीइंग इवैल्यूएटिव, जो जजमेंटल आप हो जाते हो ना, ये गलत है। आप पहले खुद को रख के देखो ना उस सिचुएशन में, तो जजमेंटल होना इसकी विशेषता नहीं है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा देह भाषा का प्रेक्षण करना, यानी ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज। भाई आप खुद अगर बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करोगे, किसी को कोई बीमारी हो गई, कोरोना हो गया तो मास्क लगा के चल रहा है और दूसरे से दूरी बना के चल रहा है, या आप ही दूरी बना के चल रहे हैं यार इसको कोरोना हो सकता मुझे ना हो जाए। और संप्रेषण की विषय वस्तु और भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि कंटेंट क्या है और फीलिंग्स क्या है, इमोशन क्या है, ये सारी चीजें हम ध्यान देते हैं। तो बी वाला स्टेटमेंट यहां से निकाल दो। समझ में आ रही चीजें? अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और इस तरीके से अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर एक दिन के गैप पे हो सकता है मैं इस सीसैट की क्लास को jल्दी कंप्लीट करूंगा, या हो सकता है कि लगातार 2-3 दिन में कुछ क्लासेस आ जाए। आगे देखते हैं यहाँ पे संप्रेषण की बाधाएं और बाधाओं के प्रकार, किस तरीके की प्रकार होते हैं। जैसे शब्द के भंडार, यानी कि वोकैबुलरी। अगर शब्द भंडार की बात करेंगे तो ये भाषा से संबंधित एक प्रॉब्लम है कि आपके पास शब्द कितने हैं। अभी आपने स्त्री 2 मूवी देखी होगी, उसमें क्या करता है, शब्दों का ही तो खेल करता है। जब राजकुमार राव चिट्ठी वाली बात को करता है कि, और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है चिट्ठी तूने पढ़ ली, चिट्ठी तुझे देखी गई, तूने चिट्ठी को खोल दिया, तो वहां पे पंकज त्रिपाठी क्या कहते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई ये भाषागत समस्या, भाषागत बाध्य है। क्या है, राजकुमार राव कह रहे हैं लेटर को, पत्र को, चिट्ठी को, संदेश को। ये क्या हुआ दोस्तों, इसी को कहते हैं शब्दों का भंडार होना। यानी ये भाषागत बाधा हो सकती है। अगर आप नहीं जानते हो तो केवल चिट्ठी को चिट्ठी चिट्ठी करते रह जाओगे, चिट्ठी, लेटर, सब पत्र, संदेश, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। और वही चीज वहां पे हो रही थी। मूवी देखा करो यार, मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस डिपेंड करता है आप उन्हें अपने डेली यूज के लिए कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर डिस्टेंस की बात करें तो भाई दूरी एक संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल बैरियर्स है। आपको अमेरिका जाना है तो या तो फोन कर लो या तो प्लेन से जाओ, ट्रेन से तो जा नहीं सकते हो। जल्दबाजी, जल्दबाजी क्या होता है, ये परिस्थितिक हो जाता है, अर्थात ये सिचुएशनल हो जाता है। कई बार होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं, यानी हमारे सामने कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जहां पे हमें तत्काल डिसीजन लेना होता है, ठीक है। और कोलाहल की बात करें, नॉइज, नॉइज जो आ रही है ये आपकी क्या हो जाएगा,
सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिलान गलत हो गया। आप देखोगे कि शब्द भंडार के लिए भाषा होगी, दूरी के लिए संरचनात्मक होगी, जल्दबाजी के लिए हो जाता है दोस्तों पारिस्थितिकी, ये रहेगा। और कोलाहल की अगर हम बात करें तो ये पर्यावरणीय हो जाएगा, यानी किस तरीके की जो है कि कोलाहल आ रही है, आवाजें आ रही हैं, साउंड आ रहा है एनवायरनमेंट में, तो ये बैरियर्स हो गया। अब पता चला कि आप किसी से बात कर रहे हो फोन पे, पीछे बहुत तेज हवाएं चली सरसरा के, और आपका सामने वाला पार्टनर कह रहा है यार कि बहुत तेज हवा चली, कूलर चला रहा है क्या, या हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है क्या, तो आवाज क्लियर नहीं आती। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर पे कि सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। अर्थात सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु कह रहा है कि जो आपके पर्सनल यानी कि सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है वो क्या मैटर करता है, तो जाहिर सी बात है कि अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, यानी इंट्यूटिव, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूटिव, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि मेरी मतलब कि जो मेरी अंतरात्मा है वो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद ये होने वाला है। क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि हमारे अपने अनुभव होते हैं, अपने आत्मविश्वास होते हैं, जिसे हम लोग इंट्यूशन कह देते हैं, ठीक है, अभिवृत्ति जिसे हम कह सकते हैं, या अंतरात्मा की आवाज़, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सूचना के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्मप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना अंतर्दृष्टि निर्णय को संदर्भित करता है। इसके तहत तार्किक सांख्यिकी विश्लेषण औपचारिक प्रक्रिया को अपनाए बगैर अनुभव और स्वप्रेरणा के आधार पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब आ जाओ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे? मतलब कि जो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट होते हैं ना, या फिर लॉन्ग टर्म जो है कि स्ट्रक्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं, इनमें अगर आप समता बनाए रखते हो, एक तरीके की इक्वालिटी बनाए रखते हो समानता रूप से, तो उसे हम क्या कहेंगे? संसाधनों का आवंटन, यानी रिसोर्स का एलोकेशन। इसी को कहा जाता है किस तरीके से? जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि आज भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए लॉन्ग समय तक, अगली पीढ़ी तक के लिए भी उसी तरीके की चीज़ों को बनाए रखें। ये तभी हो सकता है जब उसका रिसोर्स का एलोकेशन सही तरीके से होना चाहिए। यहाँ लिखा कि अल्पकालिक समायोजनों और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखने वाले के लिए उपयुक्त विकल्प संसाधन आवंटक है। विकिरणक कर्मचारियों, ये जो बाकी जो ऑप्शन दिए हुए इसके बारे में, जो कि इसका कोई खास मतलब नहीं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? द्वंद्व समाधान का मतलब होता है जब डिलेमा की स्थिति आ जाती है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है, तो आप वहां पे कैसे बच के निकलते हो। जैसे आंसर दिया, दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि। अगर दोस्त आप ये देखते हो कि दूसरों की कीमत यानी कि दूसरे का नुकसान हो जाए और आपका जो है कि प्रॉफिट हो जाए, तो इसे द्वंद्व की शैली से बचने के लिए बेहतर शैली नहीं मानते। इसको कहते हैं रिलेटिव गेन। क्या कहते हैं? रिलेटिव गेन, जिसको चाइना बहुत प्रयोग करता है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपने पढ़ा होगा कि अपना फायदा करो, दूसरे का नुकसान। चाइना हमेशा वो काम करता है कि अपना तो फायदा करता है, ये भारत का नुकसान कराता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो यानी आप एक ब्यूरोक्रेट नहीं हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है कि स्वार्थ से अलग हटके, स्वार्थ रहित होकर सेवा करना, क्योंकि आप पेपर ब्यूरोक्रेट्स का दे रहे हो, किसी और चीज का नहीं। दूसरा, दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप खुद की रुचि को उपेक्षा करते रहोगे, लोगों को ही खुश करने में लगे रहोगे, तो एक समय आएगा जब आप अपने आप से दुखी हो जाओगे, यार कि मैं दूसरों के लिए तो काम कर रहा हूँ, दूसरों को खुश कर रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन को कैसे खुश करूँ, अपने आप को संतुष्ट कैसे करूँ, अपने आप को आनंदमय कैसे करूँ। फिर आप क्या करते हो? योग, भक्ति, आराध्य, अध्यात्म, इसकी तरफ जाने लगते हो और फिर सारी चीजें आप छोड़ देते हो। तो ये भी नहीं होना चाहिए। निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना। आप ध्यान से समझना कि एक तरीका ये हो सकता है कि द्वंद्व समाधान से बचकर निकलने का तरीका होगा कि निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा। सीधी सीधी बात है कि आप निर्णय ही टाल दो कि मैं अभी कोई डिसीजन नहीं लूंगा, भाड़ में जाओ, ठीक है। और इस पे क्या होता है? निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना द्वंद्व समाधान शैलियों से बचकर निकलने की एक शैली के रूप में जाना जाता है। और इसमें व्यक्ति द्वंद्व के निस्तारण हेतु कोई कार्रवाई न करके उस पर ध्यान न देने की नीति अपनाता है। सीधी सीधी बात है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाता है? सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता, अनुरक्ति की आवश्यकता या अनुरिक्त की आवश्यकता, अफेक्शन। तो ध्यान देना कि आप दूसरे के ऊपर नियंत्रित नहीं कर रहे हो, दूसरे से संबंधित होना चाह रहे हो, यानी नीड टू एसोसिएट विद अदर्स।
जैसे मान लो अगर आप किसी दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं सम्मिलित होने की आपकी आवश्यकता है, नीड फॉर इंक्लूजन होने की। अगर आप व्यक्तिकरण करोगे, इंडिविजुअलाइजेशन करोगे, केवल अपनी छवि को देखोगे तो सामने वाला आपसे जुड़ेगा ही नहीं, आपसे कहेगा भाई आप तो शो ऑफ बहुत करते हो। या फिर कंट्रोल करने की अगर आपकी पॉलिसी हुई तो सामान्यतः हस्बैंड वाइफ के ऊपर कंट्रोल करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर कंट्रोल करते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर कंट्रोल करते हैं, या और भी ऐसी पॉलिसीज आप देख सकते हो। तो ये भी जो है कि गलत है। तो दूसरों के साथ एसोसिएट होने का मतलब हो गया कि दोनों को बराबर भागीदारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया ए ऑप्शन की सम्मिलित होने की आवश्यकता। अब यहां पर हम आगे देख लेते हैं, जैसे संबद्ध होने की आवश्यकता सम्मिलित होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह दूसरों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत तथा सामाजिक संगठन का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। अब यहां पर आप मेरे जो एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूं, उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको यहां से पैटर्न को रटना नहीं है, आपको समझना है। अब यहां देखोगे, द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है। मान लो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो रहा है तो वहां पे किसी मुद्दे पर सहमति कौन देने वाला क्षेत्र होता है और असहमति क्षेत्रों की उपेक्षा किसमें की जाती है। तो इसे सामान्यतः कहते हैं शमन करना, यानी स्मूथिंग करना। द्वंद्व समाधान के अंतर्गत समन के तहत द्वंद्व संबंधी समस्याओं के विषय में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति क्षेत्रों की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कहीं कहीं पे आपको सीधे फैक्ट को भी तैयार करते हुए चलना है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई प्रबंधक यानी मैनेजर हो गया एक तरीके से, किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह सहारा ले रहा है किसका? क्रेता मतलब कौन हो गया? खरीदने वाला, विक्रेता नहीं, खरीदने वाला। क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वो क्या कर रहा है? वो कहीं ना कहीं योजनाबद्ध निर्णय का प्लान कर रहा है, यानी कि प्रोग्राम्ड डिसीजन के बारे में वो बात कर रहा है। जब कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह योजनाबद्ध निर्णय का सहारा लेता है। यानी इस तरह की समस्या पूर्व परिचित तथा सामान्य रूप से परिभाषित होती है और इनके संबंध में लिए जाने वाले निर्णय पूर्व मानक पर भी आधारित होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप एक अगला प्रश्न जो यहाँ दे रहा है, क्या दे रहा है इस प्रश्न को अगर हम देखें, आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता और पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि आपसे पहले ही जो सीनियर ऑफिसर हैं वो कहते हैं ना सोर्स लगाना कि भाई देख लेना मेरा कैंडिडेट गया, उसको देख लेना, ठीक है, कि उसका कर दो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक कैंडिडेट तो फ्रेश आए जो अपने पेपर वगैरह दे रहे हैं रिटन फॉर्म में, और एक आपके पास पहले से ही क्या है कि संस्तुति आ चुकी है, यानी कि रेफरेंस आ चुका है, भाई इसको देख लेना, इसको करा देना। तो इसका क्या उत्तर होगा? पहली चीज, इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार काम करेंगे। पहली चीज, विभागीय काम कभी भी मौखिक निर्देशानुसार नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो इसे करप्शन माना जाता है। तो आप करप्शन करने के लिए नहीं जा रहे हो अधिकारी बनने, यहाँ से गलत करोगे। उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिनसे आपने संपर्क किया था और यह जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संस्तुत करेंगे। ये बात गलत है कि भाई जो व्यक्ति उम्मीदवार अच्छा है ही नहीं, अभी यूपीएससी का लेटरल एंट्री को इसी तरीके समझ लो यार, जिसको कुछ नहीं पता, जिसने यूपीएससी का सिलेबस नहीं पढ़ा और वो बिना आईएएस की परीक्षा दिए आईएएस बन जा रहा है, बड़े बड़े पोस्ट ले रहा है। तो सरकार की गलत पॉलिसी थी, लोगों ने विरोध किया, सरकार को फिर वापस लेना पड़ा। तो ये भी एक तरीका गलत है जिसका सीधा सीधा सरकार खुद एग्जाम्पल दे रही है कि भाई ऐसी चीजों को तो हम ही वरीयता नहीं दे रहे हैं, हम ही इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे, तो आप क्यों दोगे? तीसरा, सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन ही हो जाए। तो ये बात भी अच्छी है कि भाई मेरा अपना नियम है कि मैं उम्मीदवार का चयन योग्यता के आधार पर करूंगा। अगर वाई की योग्यता डिजर्व करती होगी तो उसका चयन हो जाएगा और नहीं डिजर्व करती होगी तो नहीं होगा। आपका जो सीनियर अधिकारी था जिसने आपको रेफरेंस दिया था कि भाई मेरे कैंडिडेट को देख लेना, मान लो अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो क्या कर लेगा वो अधिकारी? यही तो करेगा, आपके काम कुछ नहीं करेगा, या हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा विभागीय अधिकारी होने के कारण। लेकिन आपने कम से कम अपने निर्णय पे तो खुश रहोगे ना कि आपने गलत का साथ नहीं दिया। और इसीलिए जीएस पेपर 4 एथिक्स पढ़ाया जाता है कि आप अगर एक लोक सेवक हैं, एक नौकरशाही के हिस्से हैं, तो आपको समाज की सेवा किस प्रकार से करनी है और अपने प्रभावों को
दरकिनार करते हुए। तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो छोटे छोटे स्टेटमेंट है ना, मैं उनसे आपको आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। बाकी इसकी व्याख्या वगैरह कुछ नहीं खास है नहीं, बस आपको आंसर निकालने की टेक्निक आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, देखिए अब हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम इस सीसैट के पेपर में कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसमें हिंदी को फोकस करेंगे, और कुछ प्रश्न जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न जो रीजनिंग के या मैथमेटिक्स के होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप ऑलरेडी किसी ना किसी बुक से या प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर रहे होगे, और मेरा उद्देश्य एसएससी के बच्चों को पढ़ाने का नहीं है। मैं सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो जो सीसैट के कोर एरिया है, जो मैक्सिमम गलत करते हैं स्टूडेंट, हम उस पर ही काम करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों को हम जरूर करेंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे, फाइंड आउट द ऑड आइटम, विषम पद को ज्ञात करो, विषादग्रस्त, धूर्त, सच्चा, सदाचारी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ध्यान से समझो, तो यहाँ पे लिखा पेंसिव, यानी सच्चा सदाचारी तो एक जैसा हो गया, लेकिन धूर्त क्या हो गया, कहीं ना कहीं सच्चा होना या धूर्तबाज होना। लेकिन विषादग्रस्त का क्या मतलब हो गया, ये एक तरीके से बीमारी जैसे ग्रसित हो, यानी विषादग्रस्त, सच्चा, धूर्त, सदाचारी में विषादग्रस्त सबसे शेष है, क्योंकि शेष तीनों किसी व्यक्ति के आचरण से समझते हैं कि विषादग्रस्त इससे भिन्न हो गया। यह भी अच्छी बात है, यहां से भी आपको समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित कथन का विश्लेषण कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करो। रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं। अच्छा, सहिष्णु का मतलब क्या होता है, जो दूसरे की बातों को सुन सके, जो टॉलरेट कर सके। महात्मा गांधी दूसरे की बातों को सुनते थे, जीएस मिल ने टॉलरेंस पे बहुत बड़ी बात की, जॉन लॉक ने कह रखी है, रूसो ने कही है। तो कहने का मतलब है कि रूढ़िवादी लोग विरले ही होते हैं जो असहिष्णु होते हैं, मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो असहिष्णु होते हैं, नहीं तो सामान्यतः वो सहिष्णु होते हैं, अर्थात दूसरों की बातों को भी सुनते हैं। चलो ये ठीक है। दूसरा, अब इसमें ये पूछ रहा है कि अब आपको यहां पे निष्कर्ष दिखाना है। क्या निकालना है निष्कर्ष? क्या कह रहा है कि जो भी रूढ़िवादी है वो असहिष्णु होता है। ये तो एकदम कहते हैं ना, जैसे परफेक्ट स्टेटमेंट दे दिया गया, एब्सोल्यूट दे दिया गया, रेडिकल दे दिया गया। ऐसा स्टेटमेंट आपका सही हो ही नहीं सकता, 99% गलत होगा। ये कोई जरूरी है कि सभी रूढ़िवादी असहिष्णु हो, ऐसा नहीं होता। बहुतेरे रूढ़िवादी असहिष्णु होते हैं। भाई स्टेटमेंट खुद कह रहा है कि विरले ही, कुछ ही होते हैं रूढ़िवादी जो इनटॉलरेट होते हैं, नहीं तो सारे के सारे टॉलरेटिव होते हैं। और यहाँ स्टेटमेंट के जस्ट उल्टा कह रहा है, ये भी गलत हो गया। पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु, यानी कि बहुत सारे रूढ़िवादी ऐसे जो टॉलरेटिव होते, टॉलरेंट होते, कुछ दो चार होते जो विरले होते, जो नहीं होते। तो सी स्टेटमेंट तो सीधे सीधे कह रहा है। और सभी रूढ़िवादी असहिष्णु है, ये भी गलत। देखो यहाँ पे सभी और ए और डी में तो कोई अंतर नहीं है, यानी एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट की ओर जा रहा है, यूनिवर्सल की तरफ जा रहा है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कैसे आपको आंसर को सेलेक्ट करना, ये आप चीज सीखते चलो मेरे साथ। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हालांकि आज क्लास लेट हो गई, लगभग 9 बजे के आसपास आई होगी ये क्लास, या 9:30 बजे के, लेकिन कल से और पहले मैं ये क्लास को लेकर आने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे प्रश्न है, देखिए, केशव जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 है और अधिक लेकिन 8 से कम है, अर्थात कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है। और मंगल जानता है कि कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है। यदि दोनों की जानकारी सही है तो कपिल के प्राप्तांकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ये वही प्रश्न हो गया जैसे बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मुझे पता है कि मेरे फादर का बर्थडे कब है, इन तारीख से इन तारीख के बीच में, और मेरे भाई को पता है कि मेरे फादर का बर्थडे इस तारीख से इस तारीख के बीच में। जो तारीख कॉमन आ जाएगी वही होगी बर्थडे की डेट, यानी जो तारीख पे मैं भी और मेरा भाई भी सहमत हो जाएगा। सेम यही प्रश्न है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि केशव ने कहा कि 3 से अधिक लेकिन 8 से कम, तो भाई 3 से अधिक 4, 5, 6, 7, ठीक है, और 8 से कम हो गया। लेकिन कपिल कह रहा है 6 से अधिक और 10 से कम, अर्थात कि 7, 8, 9, 6 से अधिक हो गया और 10 से कम। अब इन दोनों में आपको देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो भाई 7 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों की बातों में आ रहा है, इसीलिए प्राप्तांक केवल एक ही होगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक ये नहीं हो सकता, 4 में से कोई एक, या प्राप्तांक 2 में से कोई भी एक, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे आंसर निकल के आ रहा है। ऐसे प्रश्न को आप इस तरीके से कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ को भी लेके कई बार ऐसा ही प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह से परिवर्तित हो जाती हैं तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी? तो सीधी सी बात है, आप इस तरीके से देख लो। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अब ध्यान से समझो कि अगर कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए
चलो दक्षिण पूर्व को हम इसको मान लेते हैं नॉर्थ को, ठीक है। तो जस्ट इसके 90 डिग्री पे, ध्यान से समझना, 90 डिग्री लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। यहां से अगर आप आओगे इस तरीके से तो ये 90 डिग्री पश्चिम में ही आ रहे हो, तो भाई हम इस नॉर्थ के अगर हम पश्चिम में 90 डिग्री जाएंगे तो ये हो जाएगा, जो कि रियल में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, यानी उत्तर पूर्व। तो अच्छा यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी। तो भाई ये वाली दिशा जो थी ये उसने कहा कि वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ये उसने कह दिया कि अभी 1 मिनट आपको, ठीक है, ये इसने कहा कि अब वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आएगी, अच्छा ठीक है 90 डिग्री और इधर आ जाओ, तो यहाँ पे ये साउथ हो गई, और इधर आ जाओगे 90 डिग्री तो ये ईस्ट हो गया। तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो आती है वो दक्षिण पूर्व होती है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि जिन्होंने रीजनिंग की प्रैक्टिस की होगी वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, करने को मैं भी कर दूंगा, लेकिन वही है ना कि अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं दे सकते ना हम पूरा डिटेल से बताएं। अब यहाँ पे देखो लुप्त संख्या के बारे में बात की जा रही है कि 48, 24, 72, 36, 108। अब जरा देखोगे अगर आप रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, तो कितने के दूनी 108 हो जाएगा, तो 54 दूनी 108 हो गया, सीधे सीधे आंसर हो गया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 48 का आधा 24, 72 का आधा 36, 108 का आधा 54, तो ये डी आंसर आ गया सीधे। अब अगला प्रश्न है, यहां पूछा जा रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे 235, 648, 413, फिर यहाँ पे 809, 1321, 512 और 136, यानी 3-3 संख्याओं का एक क्यूब है, यानी 3-3 संख्याओं का एक कॉलम है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन से पैटर्न को लगाया गया है। तो अगर गौर से देखोगे तो 413 और 235 लगभग देखने में मिल रहा है कि 4 2 6, 600 के ऊपर जा रहा है। क्या हम जोड़ के देख सकते हैं, तो अगर हमने जोड़ा इसको कि 413 और 235, तो 5 3 8, 3 और 1 6, 4 2 6, 3 और 1 4, 648 तो आ गया। और अगर हम इसको चेक करें 8 5 13 के आसपास जा रहे हैं, हाँ सही हो सकता है, यानी 809 और 512, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं 9 2 11 के, एक हासिल लग गया, 1 और 1 2, 8 5 13, यानी 1321 आ रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे पहली और आखिरी अंक को जोड़ा गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप 136 और 325 को जोड़ोगे तो आपका 461 आ जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है, लेकिन ई से भारी है, ई से भारी है। अब निम्न में से सर्वाधिक भारी कौन है। अब यहाँ पे मैं हल्का भारी आपको कराने तो बैठा नहीं हूँ, मेरा जो टारगेट है कि आपको सीसेट के वो वाले पोर्शन आपको समझाऊं जो आपके वीक हैं या कमजोर हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्टली कुछ ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करते हुए चलूंगा, आप लोग इसे खुद कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में यहाँ पे बैठा नहीं हूँ आपको समझाने के लिए। आपको जो चीज़ में कमी है, जो चीज़ आप कम समझ रहे हैं, उन्हीं चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सभी प्रश्न आप देखोगे रीजनिंग के आ रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व सीधे सीधे, जो हिंदी भाषा या व्याकरण और अवबोध क्षमता से संबंधित है। अच्छा एक चीज आप लोग और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग अगर 2023, 2022, 2021 इधर से देखना चाहते हो तो आप उसके बारे में बताइएगा, और अगर आप लोग 2012, 2013, 14, 15 ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे बता सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि हम सब्जेक्ट वाइज यानी कि सेक्शनल वाइज अगर हम चले तो हम वैसे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि सर कम्युनिकेशन के ही पहले सारे पेपर हो जाने चाहिए हर साल के, तो हम वैसे भी कर लेंगे, फिर हिंदी के अलग से कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम ईयर वाइज भी जैसे कर रहे हैं वैसे देख लेते हैं। जैसा आपको ठीक लगेगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए हिंदी की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया जा रहा है कि 65 से 68 के बीच में आपको उत्तर देना। तो पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। ईर्ष्या में प्रत्योत्पादनी शक्ति बहुत कम होती है और इसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो आपकी उत्पत्ति ही होती है, ठीक है, आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के प्रयत्न करना तो दूर रहा, ठीक है, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते, तभी हार कर दूसरे की स्थिति की ओर बार बार देखते हैं और यह सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति न होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी रहने पर भी बुराई नहीं दिखाई देती। सिंपल बात है कि जब हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं और दूसरे को ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है कि वो दूसरा क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और अपनी स्थिति को ज्यों का त्यों रखकर सापेक्षिकता द्वारा संतोष लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं है तो और क्या करेंगे भाई। अपनी फिर स्थिति पे हम अपने आप को कोसते हैं। जो वस्तु उज्जवल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहां तक संतोष कर सकते हैं, ठीक है। जो
अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है, उसे न तो नैराश्य और न ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति का मिलान करते रहने की फुर्सत है। भाई जैसे अगर मैं बात करूं तो हम इस YouTube चैनल पे इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ कि हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम किसी और के साथ देखें कि वो कितना ग्रो कर रहा है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। हमें अपने कंटेंट पे भरोसा है, आप लोगों के सपोर्ट पे भरोसा है, आप लोगों के प्यार और समर्थन का भरोसा है, इसलिए हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम भी इस चीज को कह सकते हैं। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना चाहिए, यानी कि फिर आपको दूसरी तरफ देखना चाहिए। और जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर ईर्ष्या का प्रभाव क्या पड़ता है यह भी देख लेना चाहिए। हम जिस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं, जैसे हमारे भी हेटर्स बहुत सारे अब हो चुके हैं, ग्लैंस एकेडमी को बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं, हमें और मोटिवेट करते हैं कि नहीं हमें और आगे जलाना है इन लोगों को। और ईर्ष्या अप्रेष्य मनोविकार है। किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते हैं। दूसरे को ईर्ष्या करते देखकर हम उससे घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोगकर हम उस पर क्रोध करते हैं, जिसमें अधिक अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। अतः ईर्ष्या ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो सब कुछ तो कुछ अधिक ही मिलता है, और इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुंचाया, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचना सामाजिक न्याय नहीं है, उससे अधिक कष्ट पहुंचना ही न्याय है, क्योंकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रश्नों की तरफ। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया, ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति से ईर्ष्या की जाए, ऐसा नहीं है। जो हमसे ईर्ष्या कर रहा मगर उससे भी ईर्ष्या करेंगे तो हमारे और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? कोई बात नहीं, छोड़ दो। ईर्ष्यालु व्यक्ति को अगर दंडित किया जाए तो ऐसे आप कितनों को ईर्ष्या करोगे? भाई हमारे हेटर्स हजारों हो सकते हैं, तो क्या हम सबको दंड देते चलेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए, यानी अपने काम पे फोकस किया जाए। जो कह रहे हैं कहने दो। कहावत कहते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। गांव में ये कहावत सुनी होगी, इसीलिए क्योंकि हाथी अपने कर्तव्य में मस्त रहता है, कुत्ते से उसे कोई मतलब नहीं रहता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। ध्यान देना कि सी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत बारीक अंतर है, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है? अपने काम पे फोकस करना है। तो इसीलिए अपने काम पे फोकस करने पे ध्यान रखना है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण के अनुसार क्या होना चाहिए? ईर्ष्या में क्रोध की तुलना से अधिक वेग होता है? नहीं, क्रोध से अधिक वेग नहीं होता, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है, ये लिखा जरूर है, लेकिन आगे देखें, जो वेग क्रोध में होता है वो ईर्ष्या में नहीं होता, ये ज्यादा सही है, और यही स्टेटमेंट पूरी तरीके से लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हरदम वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करते रहे। इसीलिए आपको तैयारी करते समय कभी ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, या दूसरा व्यक्ति 8 घंटे 12 घंटे पढ़ और हम 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप ये देखो कि वो 12 घंटे पढ़ने के बाद भी टेस्ट सीरीज में 60 क्वेश्चन सही कर रहा है, और आप 4 घंटे पढ़ के भी आप टेस्ट सीरीज में 80-70 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, आपका काम बेहतर स्थिति में है। अगला प्रश्न है आपका, किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हमें क्या करना चाहिए? उससे घृणा करने लगते हैं। ये स्टेटमेंट के अंतर लिखा है कि उससे घृणा करने लगते हैं, ईर्ष्या करते हैं नहीं, उस पर क्रोध नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। उससे बदले लेने की भावना जन्म देने लगती है, ये भी नहीं। सीधी सी बात है कि हम उससे घृणा करने लगते हैं कि यार ये व्यक्ति हमसे ईर्ष्या क्यों कर रहा है, हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, भाई ये हमसे क्यों घृणा कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसी तरीके से आपको ये वाला भी जो है कि पैराग्राफ करना है, शांतिपूर्वक करना है, और इसमें कुछ भी हाय तौबा नहीं करनी है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आपको करते हुए चलना है। अब यहाँ के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए यहाँ पर भी पैराग्राफ दिया हुआ है, चलो अच्छा इसको तो कर ही ले हम, छोटा सा पैराग्राफ है। भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं अपने समय पर आती हैं, पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह धरती सस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ का नगाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है, और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती रही हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनीषी यानी कि जो ऋषि मुनि हैं वो जंगल में रहना पसंद करते हैं। प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसंद करते हैं। वृक्षों में पानी देना धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। यहाँ पशु पक्षी लता गुल्म वृक्ष तपोवन के जीवन के एक अंग बन गए हैं। तो काफी अच्छी इसकी व्याख्या की गई। हालांकि अगर आप देखोगे तो इस पैराग्राफ का आप ऐसे राइटिंग
राइटिंग में भी प्रयोग कर सकते हो, एथिक्स की वैल्यूज में भी प्रयोग कर सकते हो। तो हमेशा पैराग्राफ में डबल मतलब आपको नॉलेज रखनी चाहिए कि आप इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हो। तो प्रश्न करा उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भैया? तो हिमालय के महत्व से है, या प्रकृति प्रेम से, या ऋतु वर्णन से, या वृक्षारोपण से। पहली ही लाइन में आप देखोगे कि भारतवर्ष पे प्रकृति की विशेष कृपा रही है। अक्सर ऐसे गद्यांशों का उत्तर या तो पहली लाइन में मिल जाता है या तो आखिरी लाइन में। पहली ही लाइन में उसने प्रकृति पर फोकस कर दिया। प्रकृति के अंतर्गत आपका ऋतु भी आ जाता है, प्रकृति का ही परिणाम आपका वृक्षारोपण भी है, और प्रकृति का महत्व ही हिमालय का महत्व माना जाता है। अर्थात प्रकृति जो नेचर है वो एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें ये सारे अर्थ समाहित हो रहे हैं, ए सी डी वाले। तो इसीलिए हम सीधा आंसर क्या ले लेंगे? प्रकृति प्रेम ले लेंगे। अगला प्रश्न है, सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है? तो भाई यहाँ पे हरी भरी फसलों वाली जो बातें हैं, सस्य श्यामला, इसके बारे में रखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं 75, भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वे प्रकृति के प्रेमी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे प्रकृति के प्रेमी होते हैं। जबकि देखिए स्टेटमेंट में संन्यास ले लेते हैं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कहीं भी। जंगल में फल फूल कंदमूल अधिक मिलते हैं, ऐसा भी स्टेटमेंट कहीं नहीं आया। क्योंकि पैराग्राफ करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि जो स्टेटमेंट आपके पैराग्राफ्स में नहीं आ रहे हैं, आपको वो स्टेटमेंट के उत्तर नहीं यूज करने हैं। बहुत रेयर ही होगा कि जब चारों ऑप्शन ऐसे हो कि जब आपको पैराग्राफ से दिया ही नहीं गया है, तब आप जो है कि उनमें से किसी एक को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे भाई, क्या है आगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ हिंदी के अलग से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे गुल्म का क्या तात्पर्य होता है? तो गुल्म सामान्यतः झाड़ से संबंधित होता है, अर्थात ऐसा वृक्ष जिसमें तना नहीं होता, जो झाड़ियाँ वगैरह होती ना, जो तने से युक्त नहीं होती, या होते भी तो बहुत पतली कली टाइप की होती है, तो उसे कहते हैं झाड़ हो गया। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है? अगर आप आरओ का पेपर आपने दिया होगा तो हिंदी जरूर पढ़ी होगी, तो उसमें साफ मिलता है। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं से उत्पन्न होता है, जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वयंभू कहते हैं, अर्थात स्वावलंबी। अच्छा, यहाँ पे आंसर भी दे रहा है कि स्वयंभू का आशय होता है स्वयं से या स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे अगर आप देखोगे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वयंभू होते हैं, यानी कि स्वतः उत्पन्न होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है। और स्वावलंबी का आशय आत्मनिर्भर, सर्वश्रेष्ठ का आशय सबसे बड़ा, और सर्वोपरि का आशय सबसे ऊपर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप हिंदी की तैयारी अगर कर रहे हो सी सेट में, तो संधि विच्छेद भी जरूर करते रहिएगा। क्या लिख रहा है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा दोस्तों तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद? अगर आप देखेंगे तो तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, क्योंकि जो इस वाले हलंत वाले जो त होते हैं ये आपस में कन्वर्ट होकर दूसरे व्यंजन में बदल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसमें व्यंजन संधि की गई। क्या इसकी की गई? व्यंजन की। व्यंजन का स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जो तत् के बाद ल रहे तो तत् ल में परिवर्तित हो जाता है। यह संधि के नियमों के अंतर्गत आप लोग पढ़ लोगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ये भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन जो स स स आप पढ़ते हो उसको कहा जाता है बड़ा स, षटकोण स, और आपका क्या होता है छोटा सा जिसे हम लोग कहते हैं, और ह। तो यहां पर आपने समझ लिया हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन में श, श, स, ह ये आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है, रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ही हम ऊष्म ध्वनियां कहते हैं। ये भी सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था आरओ में। इस तरीके की व्याख्या कोई सीधे पूछ लिया समास किसे कहते हैं, तो ये भी जरा इनकी व्याख्या को पढ़ लिया करो अच्छे से। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो भाई गलत शब्द विलोम की अगर हम बात करें, विलोम दे रहा है ना, तो देखो प्रवेश का नवेश क्या होता है? भाई प्रवेश का मतलब ही होता है कि नए नवेले जो है कि घरों में प्रवेश करना। भूत भविष्य यानी कि पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा है। मूक यानी जो कुछ नहीं बोलता, वाचाल मतलब वो लगातार बोल रहा है। पुरस्कार करना और तिरस्कार करना, ये सब तो सही है। तो प्रवेश और नवेश गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रवेश का निषेध होता है। कई जगह लिखा होता है एंट्री और नो एंट्री, तो इसका मतलब प्रवेश का निषेध होता है, नवेश नहीं होता है। आगे देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना। आप इलाहाबाद, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हो तैयारी करने अपने घर से निकलकर, और तैयारी करने को छोड़ दिया जाए, बाकी आप सारे काम करते हो। दिन भर मूवी देखोगे, दिन भर सोओगे, दिन भर लाइब्रेरी में दोस्तों से बातें करोगे, दिन भर घूमने का प्लान रहेगा, दिन भर खाना खाने का प्लान रहेगा, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं करते हो। मतलब जो मेन उद्देश्य था, जिस काम के लिए आप आए थे, आपने वही काम छोड़ दिया। इसी को कहा था आए तो थे हरि का भजन करने, ओटन लगे कपास, तो इसी को कहा जाता है। ठीक है,
अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो सामान्यतः आप देखोगे राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। तो यहाँ पे कमल का जो पर्यायवाची है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कमल का जो पर्यायवाची वो राजीव भी है, कुवलय भी है, अंबुज भी है। ध्यान देना कि जब किसी शब्द के पीछे इस तरीके के शब्दों के पीछे द लग जाए ना, तो उसका आशा होता है बादल से, जबकि राजीव, कुवलय, अंबुज, जलज, अगर हम जलज लिख दें ज ल ज रहेगा तो कमल से संबंधित है, लेकिन अगर जलद हो जाएगा तो आपका वो बादल से संबंधित हो गया, तो सी वाला गलत हो गया। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आप देखोगे कि समुच्चय बोधक शब्द में कौन से आ सकते हैं? अब जैसे अगर आप देखोगे कि दो अलग अलग वाक्यों को जो है कि जोड़ने के लिए, जैसे मान लो कि ताकि, जैसे, चाहे, न, या परंतु, अन्यथा, अथवा, ऐसे जो शब्द होते हैं हम इनके कहते हैं क्या? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। अब जैसे अगर मान लो हम एक स्टेटमेंट यूज करें कि अभी से परिश्रम करना शुरू करो या शुरू कर दो, ये एक स्टेटमेंट पूरा हो गया। आखिरी तक तैयार हो जाओगे, यहाँ पे कौन सा शब्द हम लगाएं कि जिससे जुड़ जाए? तो हम कहते हैं ना अभी से परिश्रम शुरू कर दो ताकि आखिरी तक तुम तैयार हो जाओ या सारा सिलेबस तैयार कर लो। तो ये ताकि शब्द आ रहा ना, ये हो गया आपका समुच्चय बोधक शब्द। अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर उन वर्णों के उच्चारण से कंपन पैदा हो रहा है तो सघोष कहेंगे, और केवल श्वास का प्रयोग हो रहा है तो अघोष कह देंगे उन्हें। यहाँ पे आप देखोगे वाक्यांश, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कह देंगे। क्या कह देंगे? जिज्ञासु कह देंगे, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। वहीं जिजीविषा किसे कहेंगे? जो जीने की इच्छा रखता है, बहुत ज्यादा जीने की इच्छा रखता है। और जिज्ञासा किसे कहेंगे? जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जिज्ञासु और जिज्ञासा लगभग एक जैसा, लेकिन आपको इसके लिए जिज्ञासु रखना है क्योंकि कोई व्यक्ति यहाँ पे जानना चाह रहा है ना, तो व्यक्ति तो जिज्ञासु से ही इंडिकेट होगा। फिर आगे देखोगे आप कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसको हम कहते हैं वृद्धि संधि। क्या लिखेंगे इसका? सदा प्लस एव। जब यहाँ पे आ की जो आ का मात्रा है वो ए से जो की क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? डबल ए की मात्रा बन रही है, इसी को कहा जाता है सदैव। ठीक है, अगर हम समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत यानी छोटा अ या बड़े अ के उपरांत ए, ओ, औ आए तो ए का ए के स्थान पर ए हो जाता है, अ का अ हो जाता है, ये सब तरीके से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम्पल बता दिया गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक किसे कह रहे होते हैं? ध्यान से समझना। सीधे सीधे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिख रहा है कि शिशु सो रहा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ क्या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर आ जाए तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक हो जाएगी। यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक हो जाएगी। इसकी दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता है, ठीक है, वहां सकर्मक क्रिया होगी। जैसे सोना, हंसना, रोना आदि अकर्मक क्रियाएं होती है। अब जैसे भाई सीधी सी बात समझ लो, अगर हम कहें छात्र पढ़ रहा है तो पहला प्रश्न होगा छात्र क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, जर्नल पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? यानी यहाँ पे किसी प्रश्न का उत्तर मिल गया तो ये तो सकर्मक हो गया। बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, क्या खेल रहा है? तो ये भी मिल गया। छात्र या छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है? लेटर लिख रही है, आंसर राइटिंग कर रही है, या फिर क्या कर रही है? तो ये हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे शिशु सो रहा है, अब भाई छोटा सा बच्चा वो सो रहा है, जहां आप सुला दोगे वहां सो रहा है। अब ये थोड़े कहोगे क्या सो रहा है, कैसे सो रहा है, कहाँ सो रहा है, ये तो नहीं होगा। तो सीधा सा मतलब है ये हो गया अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय आपके क्रिया से जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं और जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव स्पष्टीकरण हो जाते हैं उन्हें भाववाचक कृदंत कहते हैं, क्योंकि कई सारे प्रत्यय के प्रकार होते हैं जो सामान्यतः शब्दों के पीछे लगते हैं। जैसे नैतिक के पीछे अगर हम ता लगा दें, नैतिकता, नैतिक होना यानी एथिकल होना, और नैतिकता अगर लगा देते एथिक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया। लेकिन किस प्रकार का प्रत्यय? तो ये कई सारे प्रकार के प्रत्यय होते हैं जिसमें कृदंत प्रत्यय हमेशा जो क्रिया से संबंधित होते हैं वो किससे जुड़ते हैं? जो क्रिया से जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखना, लिख और ना लगते ही क्या हो गया? एक प्रत्यय हो गया और इससे पता चल गया कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ लिखने के लिए आदेश कर रहा है। तो ये हो गया दोस्तों
आपका हिंदी का भी सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका अगला अंग्रेजी का, ठीक है। और मैं आपको सीधे स्पष्ट भाषा में कह दूं कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी तंग है, यानी अपने आप के लिए तो ठीक है कि मैं सीसाइट के पेपर में अंग्रेजी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेता हूँ। अगर 15-20 क्वेश्चन है तो 8-10 क्वेश्चन में लगभग ठीक कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज है। सीसेट के साथ अगर यूपीएससी के पेपर की बात करें, क्वालिफाइंग पेपर, तो वहाँ के भी लेवल को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं अंग्रेजी आपको समझा सकूँ, सीधी बात है। इसीलिए मैं अंग्रेजी के किसी भी प्रश्न को नहीं कराऊंगा सीसेट में, चाहे आप जो भी समझे। भाई जो अपनी कमजोरी है उसे एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है, लोगों को धोखे में रखने से कोई फायदा नहीं है। तो अंग्रेजी की मुझसे उम्मीद मत करिएगा। मेन फोकस मेरा हिंदी पर और कम्युनिकेशन पर होगा, रीजनिंग पर होगा और डिसीजन मेकिंग के जो चैप्टर्स हैं जिनसे जो प्रश्न आ रहे हैं उन पर होगा, ताकि आप भी उन चीज़ों को सीख पाओ कि कैसे हमें डिसीजन लेना है। और ये चीज़ जरूर कमेंट करके बता देना कमेंट सेक्शन में कि हम लोग 2023, 22, 21 इधर से चले या 2012, 13, 14 ऐसे चले, तो ये जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ वीडियो के नीचे आपको पोस्ट कर दी जाएगी, आप वहाँ मतलब टेलीग्राम पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।